हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी और उसी वन शॉट सीरीज में हमको आज जो चैप्टर देखना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड न्यूक्लियाई। देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा सा चैप्टर है और लेकिन इसकी स्कोरिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, इसकी मार्किंग भी बहुत अच्छी है। 5 से 6 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में पूछेंगे और 5 से 6 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के बारे में स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। ऊपरी ऊपरी सिंपल सिंपल टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है ना। तो देखिए व्हाट इज एन एटम। सिंपल सी बात है, अब स्ट्रक्चर ऑफ आइटम देख रहे हैं हम तो आइटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा और आइटम के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। अब देखिए एटम किसको बोलते हैं, हमको पता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है सर, है ना, बहुत सी बेसिक चीजें भी बीच में जो है तो हमारे पास उसके न्यूक्लियस होता है, मालूम है। और न्यूक्लियस के पास क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ सर पता है ये भी। और इसी को क्या बोले हमने, न्यूक्लियस। और उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसको हम बोले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोलेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें तो हमको ऑलरेडी पता है और ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है तो निगेटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। और जो है तो प्रोटॉन के पास जो है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा है, ये तो था बेसिक सी चीजें, इसके बारे में तो उन्हें एग्जाम में पूछना नहीं है। और वाले इसके बारे में हमको हमारे थॉमसन अंकल और रुदरफोर्ड अंकल ने आकर बता कर गए, है ना। कुछ कुछ बेहुदे बातें भी किए, कुछ कुछ बेकार बातें भी की और कुछ कुछ बहुत ज्यादा फायदेमंद भी बातें की है। लेकिन उसके उनके मॉड्यूल जो है तो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है हमारे पास बोर्स मॉडल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी, मतलब के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए अक्सर एग्जाम में पोस्टुलेट पूछता है, ये 3 पोस्टुलेट आपने लगा देने हैं, याद कर देने हैं, जैसे याद करते वैसा याद कीजिए। बहुत सिंपल, रट्टा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लिए और अंडरस्टैंड कर लिए तो बहुत दिक्कत तो आने वाली है ही नहीं। देखिए हमारे पास, हमको पता है कि आइटम के बारे में हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट है, जैसे कि इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है थॉमसन संकलन के बारे में। थॉमसन संकल आए, है ना, कुछ कुछ बातें बताए कि भाई उन्होंने जो है तो आइटम के बारे में कुछ कुछ बातें बताए। फिर रुदरफोर्ड संकल आए, उनको करेक्ट किया उन्होंने। अच्छा फिर बाद में जो है तो उसके बाद उनके कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी थे उसके बहुत ज्यादा। देखिए हमको जो है ना इसकी स्टडी ऊपरी ऊपरी करनी है ना। जितना स्टेट बोर्ड में रिक्वायर्ड है, जितना कॉन्सेप्ट स्टेट बोर्ड में हमको जाकर लिखना है बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं पढ़ेंगे। हाँ अगर डिटेल चाहिए तो हम आगे जो है तो एमएस सेट की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके उसमें जो है तो हम डिटेल इसके डेप्थ में देखेंगे सारी चीजों को। लेकिन अभी फिलहाल स्टेट बोर्ड के लिए डिटेल की जरूरत नहीं है, तो हम ऊपरी ऊपरी जितना रिक्वायर्ड है ना उतनी स्टडी करेंगे, एग्जाम बेस्ड लर्निंग करेंगे हम यहाँ पर। ओके देखिए नो, सबसे पहले तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोलते हैं जो कि हमको ऑलरेडी पता है चीजें, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो है तो, है ना, बीच में न्यूक्लियस और उसके अराउंड हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा, है ना, उसके अराउंड जो है तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता, मालूम है सर। ओके अच्छा, क्या होगा यहाँ पर, छी 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 छी, इसके अराउंड हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा। ओके अब देखिए हमारे रुदरफोर्ड अंकल ने क्या बताया थे, जनरली जो बोर्ड्स मॉडल है उन्होंने जो है तो रुदरफोर्ड अंकल के मॉडल को करेक्ट करे थे। कैसे करेक्ट करे थे, देखो रुदरफोर्ड अंकल ने भी यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन किस ऑर्बिट में करेगा ये नहीं बताया था ना भाई। किसी भी, बहुत सारे यहाँ पर इन्फानाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, यहां भी एक ऑर्बिट हो सकता है ऐसे, यहां भी एक ऑर्बिट हो सकता, ऐसे इन्फानाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, है ना, कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है बोर्ड अंकल ने बड़ी कमाल की बात ये कही कि ना हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट स्पीड। अब ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट जो बताया हमारे बोर्स अंकल ने, ये जो है रुदरफोर्ड अंकल ने नहीं बताए थे। अब फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट मतलब कि भाई वो जो ऑर्बिट्स रहेंगे फिक्स्ड रहेंगे, डिसाइडेड रहेंगे, उसी ऑर्बिट में जो है तो हमारे पास जो है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ना कि किसी भी ऑर्बिट में जाकर रिवॉल्व करेगा। अच्छा तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड रहेगा, और इलेक्ट्रॉन की मतलब वेलोसिटी भी यहां पर जो है तो कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा तो सर कौन से जो है तो ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा, उसी के सेकंड पोस्टुलेट में देखिए एग्जाम में अक्सर पूछता हूं, राइट एनी 2 पोस्टुलेट या फिर राइट एनी 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। तो सिंपल सा भी क्या है इसमें याद रखने में, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस,
क्या खास बात है, अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन तो। इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट स्पीड, यहां पर क्या होने वाली है, ऑर्बिट जो है तो फिक्स्ड होने वाली है। अब कौन से फिक्स्ड ऑर्बिट है सर, देखिए सेकंड पोस्टुलेट में बताएंगे। An electron can revolve without radiating energy. Without radiating energy मतलब एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी को लॉस्ट नहीं करेगा, कहते उन्हें। कौन से ऑर्बिट में, ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi where h is प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, तो देखिए उन्होंने क्या बता रहे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई रहेगा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले को याद भी कर लेना है। HL इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, NH बाय 2 पाई। अच्छा ओके, अब इसका मतलब ये है, देखिए अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का हमको फॉर्मूला मालूम है कि mvr होगा, है ना, जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है तो mvr होगा। mvr मतलब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी भी क्या रहने वाली, कांस्टेंट। ये जो l है एंगुलर मोमेंटम, वो डिपेंड करने वाला है r पर, मतलब रेडियस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, अब मेरे पास जो है तो प्रोटॉन यहाँ पे, और मान लेते एक भी मेरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा, मतलब यहां से यहां तक इसका रेडियस बनेगा, है ना। और अगर आगे जाता है, आगे वाले ऑर्बिट में जाता है, तो वहां भी रेडियस चेंज होना है। अब रेडियस के चेंज होने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अब मान लेते हैं हम कि भी फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पर ये वाले ऑर्बिट में जो उन्हें रिवॉल्व कर रहा, तो यहां पे उसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकाले तो कुछ इस तरह से आया, ऐसे आया उसका, मतलब इसकी जो भी वैल्यू मिलेंगी h बाय 2 पाई, वो वैल्यू हमको मिली। तो वैसे वाली ऑर्बिट में जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH बाय 2 पाई आए या फिर h बाय 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में आए, सिर्फ उन्हें उस ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अच्छा, अगर सर इससे ज्यादा और कम आता है तो उसमें रिवॉल्व करेगा या नहीं करेगा, रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन वहां पर जो है तो उन्हें एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब जब एनर्जी रेडिएट होगी तो वो लोअर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। इन्हें यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमारे बोर्ड अंकल, ये बता रहे विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, एनर्जी को यहाँ पर रेडिएट नहीं करेगा। कहा नहीं करेगा सर, उस वाले ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो है तो h बाय 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में आए। अब मान लीजिए कि भाई हम इस ऑर्बिट में जो है तो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है उसका, है ना, h बाय 2 पाई। उसके बाद वाले ऑर्बिट में हम मान लेते भी इस ऑर्बिट में अगर गए तो इस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है अब यहां पर आ रहा 2 इंटू h बाय 2 पाई। अच्छा, ये जो h बाय 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है इसका एंगुलर मोमेंटम, हाँ है। अगर इंटीजर मल्टीपल है, अगर उसका इंटीजर मल्टीपल है, तब जाके उस ही ऑर्बिट में उन्हें रिवॉल्व करेगा। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी ऑर्बिट है वहां पर उन्हें एनर्जी को रेडिएट करे बगैर रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमको बोर्स ऑर्बिट बोला तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 आ जाएंगी, सेकंड में 2 आ जाएंगी, थर्ड में जो है तो n की वैल्यू हमारे पास जो है तो 3 आ रही है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल n जो है तो ऑर्बिटल नंबर भी बोल सकते हैं या फिर उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं ना। तो सिंपल ये सेकंड बोर्स ऑर्बिट को याद रखना भी कैसे, जैसे याद रखते हो वैसा याद रखे। अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो लास्ट मोमेंट पे इसको रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आना अनिवार्य है ना, 99.99% चांसेस है इसके। ओके, अब देखिए लास्ट वाला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट वाला जो पोस्टुलेट है, दो पोस्टुलेट अंडरस्टैंड कर लिया हमने, एक और ये दो। अब देखिए तीसरे पोस्टुलेट में क्या बता रहे, वो दो पोस्टुलेट फिक्स हो गए यहां पर। एक वाला तो कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, है ना। सेकंड में बता रहे हूं किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम जो है तो क्या आना चाहिए, h बाय 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए। ओके सर, अच्छा। अब देखिए उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड पोस्टुलेट है ये बता रहा है कि an electron can make a transition from one of its orbit to another orbit having lower energy। ओहो, लोअर एनर्जी हो गया भाई, है ना, हमारे टाइपराइटर की मिस्टेक, लोअर एनर्जी, है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पर, लोअर एनर्जी। इन डूइंग सो it's emit a photon of energy equal to the difference in its energies in the two orbit। अच्छा, तो इसे क्या समझ में आया, देखिए
सिंपल सा यहाँ पे ये बताना चाह रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा, है ना, मतलब कि मूव करेगा, जंप करेगा। कौन सा ऑर्बिट में उन्हें जंप करेगा? एनर्जी, है ना, हैविंग नो लोअर एनर्जी। मान लीजिए कि यहां पर जो है तो मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था ना, ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, तो अब इन्हें जो है तो इस ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से, है ना, लोअर एनर्जी की तरफ आएगा। सिंपल सी बात है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे हम उतनी ज्यादा एनर्जी हाई हो जाएंगे, और जितना न्यूक्लियस के हम करीब आएंगे उतनी एनर्जी जो है तो कम होते जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने ये बता रहे कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मेरे पास, मान लेते ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा। अब इलेक्ट्रॉन जो है तो इस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में अगर जब आएगा तो उन्हें क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास, हमको पता है कि भाई पहले ऑर्बिट की जो है तो 13 पॉइंट, है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये नहीं होती है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करेगा, जब यहां से यहां पर आएगा, तो ऐसा करने में वो जो है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? एनर्जी को, या फिर हम बोल सकते हैं उन्हें फोटोन को रिलीज करेगा। अच्छा, अब ये फोटोन क्या है सर? हमने पढ़े हुए कि फोटोन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, फोटोन को रिलीज करेगा। अब ये फोटोन को जो रिलीज करेगा उसकी कुछ एनर्जी रहेगी। कितनी एनर्जी रहेगी? तो ये क्या बता रहे हैं कि भाई, है ना, कि ये बता रहा कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट्स हैविंग लोअर एनर्जी, इन डूइंग सो इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन इट्स एनर्जीज इन टू ऑर्बिट्स। अच्छा, ये दो एनर्जी लेवल में या फिर ये दो ऑर्बिट में कितना एनर्जी में डिफरेंस है? कितना है? इसमें 15 है, उसमें, अरे इरेजर कहां से आ गया भाई, है ना, इसमें जो तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और यहाँ पे जो है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इन्हें 15 से 10 में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। कितनी करेगा? दोनों में डिफरेंस कितना है सर? इन्हें जो एनर्जी को रिलीज करेगा E2 माइनस E1, तो क्या हो जाएंगे भाई हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? E2 कितना है हमारे पास? 15 माइनस 10, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ने जो है तो इमिट करेगा। मतलब कि तय नहीं है ना, दोनों में जितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतनी एनर्जी के फोटॉन्स को वो जो है तो रिलीज करने वाला है। अच्छा, तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई जितना एनर्जी लेवल में डिफरेंस रहेगा उतनी एनर्जी को ने क्या करना है? इमिट करना है। ओके, तो कुल मिला के देखिए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है तो ये न्यूक्लियस अभी बताया मैंने ना, इसके बाद जो है तो ये ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। मान लेते हैं भी इस ऑर्बिट में जो है तो एनर्जी जो है EM है, और इस ऑर्बिट में, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जो है तो एनर्जी जो है तो EN है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट से यहां पर ऐसे जंप करता है तो हमको मालूम है, अभी हमारे जो है तो बोर्ड्स अंकल अपने थर्ड पोस्टुलेट में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जंप करता है तो ऐसे करने में उन्हें जो है तो एनर्जी को इमिट करेगा, फोटॉन्स को इमिट करेगा, जिसकी एनर्जी कितनी रहेंगी बोले तो उन्होंने बता रहे, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो कि इमिट होगा उसकी एनर्जी रहेंगी EM माइनस EN। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको याद रखना है ना। यहां पर हो गए हमारे बोर्ड्स अंकल के 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो इसको एज इट इज जैसा लिखा हुआ वैसे रट्टा मारे और एग्जाम में जाकर लिखना है हमको। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी इसकी। इसके बाद देखते हैं हम, अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बच्चे इससे पता नहीं क्यों डरते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि अगर किसी ने इसके थर्ड पोस्टुलेट को, बोर्स अंकल के थर्ड पोस्टुलेट को किसी ने समझ लिया तो मान लीजिए कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम समझ में आ गया। और जो है ये एनर्जी लेवल की डायग्राम, ये यहाँ पे जो नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर, ये डायग्राम अक्सर एग्जाम में 2 मार्क के लिए ड्रॉ करने के लिए बोलता। अब ये डायग्राम पूछेगा और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, बहुत ही ज्यादा 80% चांसेस है कि भी इससे रिलेटेड जो है तो एक न्यूमेरिकल आएगा। 10 मरतबा एग्जाम होता है तो उसमें 7 से 8 मरतबा जो है तो इस डायग्राम के बेस्ड पर, है ना, इस डायग्राम के बेस्ड पर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उसमें वैल्यू को पुट करना होता है और आंसर निकालना होता है। वो न्यूमेरिकल कब समझ में आएंगे? जब ये वाला टॉपिक जब तुमको अंडरस्टैंड होगा तो वो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे बोर्ड्स अंकल ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताए थे हाइड्रोजन एटम का। क्या था सर वो? अब देखिए सिंपल सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे, किसी भी हम हाइड्रोजन एटम को या फिर किसी भी पर्टिकुलर आइटम को अगर हम हीट करते हैं
हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। अच्छा, रेडिएशन को इमिट करता है। हाँ, देखिए मुझे अभी और है ना, मैं अपने जज्बात पे काबू रखूंगा, इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, जितना स्टेट बोर्ड में रिक्वायर्ड है, जितना नेसेसरी उतने ही टॉपिक को हमको पढ़ना है। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी देखे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, बीच में रहेगा हमारे पास जो है तो न्यूक्लियस रहेगा, और उसके अतराफ में उसके अराउंड जो तो रिवॉल्व करेंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसके हमने बोले भाई ऑर्बिट कितने हैं, कितने हैं, है ना, यहाँ पे ऑर्बिट्स रहेंगे, इसको बोले फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा, बोर्ड्स ऑर्बिट बोलेंगे इसको। फर्स्ट ऑर्बिट में हमको पता है एनर्जी कितनी रहेगी, -13.6, और जो है तो सेकंड में जो है तो हमारे पास रहेंगे -3.4, और थर्ड ऑर्बिट में रहने वाली -1.51, उसके बाद जो है तो -0.85, उसके बाद जो रहेंगे हमारे पास जो है तो -0.54, उसके आगे और भी होती है ना, कि माइनस आई थिंक -0.38 कुछ तो भी अप्रोक्सीमेट वहां पे वो रहेंगे, है ना। सिंपल हमारे पास जो है तो 5 ऑर्बिट दिए हुए, 5 ऑर्बिट की जो है तो हमारे पास देखिए यहाँ पर, हाँ 0 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं 0.38, फिर उसके बाद जो है तो 0.28, फिर उसके बाद जो है तो ऐसे ही इनफाइनाइट ऑर्बिट रहेंगे। इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाने के बाद जो है तो एनर्जी यहाँ पे हमको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। अच्छा, अब देखिए सिंपल से यहाँ पे बात है कि अगर हम किसी हाइड्रोजन एटम को, अब हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी भी एटम को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, हम मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके जो है तो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके पास कुछ एनर्जी होंगी, है ना। उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी रहेंगी बोले तो हमने बोले सर -13.6 रहेंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन के अलावा भी एटम हो सकते हैं ना। अच्छा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हर ऑर्बिट में तो हम मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है तो रिवॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अब जब रिवॉल्व करेंगे हम इसको हीट प्रोवाइड करें, है ना, हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने के बाद इसके पास जो है तो थर्मल एनर्जी आ जाएंगी। अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आ जाएंगी, है ना, इसके पास अगर थर्मल एनर्जी आएंगी, इन्हें चाहेगा कि इस ऑर्बिट से हाइयर एनर्जी लेवल में जाए, है ना, हाइयर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने हाइयर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा। हर इलेक्ट्रॉन जो है तो हाइयर एनर्जी लेवल में, हाइयर एनर्जी ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो भाई हमने क्या करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करे, और इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इन्हें एनर्जी, जैसे एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन आया, है ना, मस्ती में आया वो कि मुझे हाइयर ऑर्बिट में जाना है। अच्छा, तो अब इन्हें एनर्जी लेकर सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है तो हाइयर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेंगे और वो चले जाएंगे। अच्छा, अब हमको पता है ये हाइयर ऑर्बिट में जाने के बाद ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी, अब इसके पास अनस्टेबल होने की वजह से ये वापस से फिर से ही अपनी ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा, है ना। एनर्जी लिया, थर्मल एनर्जी दिए, थर्मल एनर्जी देने के बाद फिर से उन्हें एनर्जी लेकर क्या किया, हाइयर एनर्जी लेवल में गया। अब वो हाइयर एनर्जी लेवल से, है ना, तो अब उन्हें आएगा वापस जिस ऑर्बिट से गया था उसी ऑर्बिट में वापस आने की कोशिश करेगा। और अभी हमने हमारे बोर संकल का थर्ड पोस्टुलेट देखे, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इन्हें जो है तो फोटॉन्स को इमिट करेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है तो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी को लेकर आगे वाले ऑर्बिट में चला गया, कुछ सेकंड में गया, कुछ थर्ड में गया, कुछ फोर्थ में गया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में गए थे, सेकंड से वापस कहां पे आएंगे, उन्होंने फर्स्ट में आएंगे। अब जब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे तो उन्होंने क्या करेंगे, फोटोन को रिलीज करेंगे, उन्होंने एक्चुअल में क्या करेंगे, फोटॉन्स को रिलीज करेंगे। अच्छा, फोटॉन्स रिलीज हो रहे मतलब क्या है, रेडिएशन मिलेगा वहां पर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेंगे वहां पर। अच्छा, हम बोल सकते हैं रेडिएशन को इमिट करेंगे। अब रेडिएशन को देखिए, हमने उसके ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ उसको कैटेगरी में अलग अलग किया हुआ है। कौन से कैटेगरी रहते हैं उसके, है ना, हमारे पास जो है तो अल्ट्रावायलेट कैटेगरी रहेंगी, विजिबल रेंज रहेंगी उसकी, और उसके बाद जो है तो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन भी रहेगा। अच्छा, ओके, अब देखिए, अब ये सेकेंड ऑर्बिट से यहां पर है ना डायग्रामेटिकली यहां बताया वाला है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। अब सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी कितनी है, यहाँ पर एनर्जी सर यहाँ पर -13.4 है और यहाँ पर -13.2 है। दोनों में डिफरेंस कितना है सर, दोनों में डिफरेंस 10 पॉइंट, यहाँ पे जो है दोनों में डिफरेंस जो है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर जो है तो ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आने में उन्हें जो है तो इतनी एनर्जी के फोटॉन्स को रिलीज करेगा। अच्छा, ओके, अब देखिए
इन्हें फर्स्ट से सेकंड में गया था, हो सकता फर्स्ट से थर्ड में भी गया हो, तो थर्ड से वापस फर्स्ट में आएगा, थर्ड से वापस फर्स्ट में आएगा। तो अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो एनर्जी और ज्यादा इमिट करेगा, ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स इमिट करेगा। और हो सकता फर्स्ट से वो थर्ड में गया था तो थर्ड से वापस फर्स्ट में आएगा, थर्ड से जब वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इन्हें और ज्यादा एनर्जी को इमिट करेगा, है ना। यहाँ पर क्या बता रही है ना, एनर्जी को बता रही है। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही, जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तो ऑर्बिट बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एन, और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, और ऐसे इन्फिनाइट रहेंगे। और इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट में जाने के बाद इसकी जो है तो एनर्जी जीरो हो जाएंगी। अच्छा, अब यहां से हर ऑर्बिट में ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन और वापस हर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। देखिए यहाँ पे हर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इन्हें जो है तो एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी कितनी रहेगी, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स इमिट होंगे। अच्छा, और हमको पता है फोटॉन्स के एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, भी फोटॉन्स के एनर्जी का फॉर्मूला सॉरी, फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है हमको, hc/λ। इसका मतलब यह है फोटॉन्स की अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, फोटॉन्स की अगर एनर्जी ज्यादा, भाई इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाएंगे इसकी। इसका मतलब यह है, यहां पर देखिए एनर्जी सबसे ज्यादा जो है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे ज्यादा मिलने वाली है हमको। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी अगर सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ यहां पर सबसे कम होगी। कितनी कम होगी सर, विजिबल रेंज से भी कम होगी। विजिबल रेंज कितनी रहती सर, है ना, हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि विजिबल रेंज जो होती है वो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में विजिबल रेंज होती है ना। अब इससे भी कम अगर हो जाता है, 400 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ अगर हमको मिलती है तो हम उस रेंज को हम बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रीजन। इस रेंज को हम क्या बोले, अल्ट्रावायलेट, जैसा कि यहां बताया अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, मतलब यहाँ जो है तो विजिबल नहीं है, बहुत छोटा है। अभी अल्ट्रावायलेट रीजन कहां पे मिलेगा बोले तो तुमको सिंपल, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर सारे के सारों की एनर्जी ज्यादा रहेंगी। एनर्जी के ज्यादा रहने की वजह से हमको मिलेगा वेवलेंथ बहुत कम। अब वेवलेंथ कम तो उस वाले किस रीजन में फॉल करेगा बोले तो वो रीजन में फॉल करेगा अल्ट्रावायलेट वाले। अच्छा, उस रीजन को हमने अल्ट्रावायलेट में जो फॉल कर रहा उसको हम साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहां पे लाई करेंगी, फर्स्ट ऑर्बिट में, याद रखना। और वो जो किस रीजन में रहेंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में रहेंगी। ओके, अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए यहां पे हमने डिस्कस करे थे अभी कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आगे गया था और फिर वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आया। कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता पहले से ही सेकंड ऑर्बिट में थे, अब सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी को गेन करेंगे तो हायर ऑर्बिट में जाएंगे। अब हायर ऑर्बिट से वापस सेकंड एनर्जी में आएंगे ना, सेकंड एनर्जी लेवल में आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में आएंगे। अच्छा, अब मान लेते हैं हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझते हैं। थर्ड ऑर्बिट में गया था, थर्ड से क्या हुआ, वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आया, है ना। अब थर्ड से फर्स्ट में जो एनर्जी डिफरेंस है इतना सा है, तो इतने एनर्जी के उन्हें फोटॉन्स को इन्हें इमिट करेगा। और फिर हो सकता आगे देखिए, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट सेकंड में आएगा, सॉरी फर्स्ट में तो नहीं आएगा, सेकंड में आएगा ना, क्यों, तो सेकंड से गया था वो। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्फिनाइट तक के वो जो है तो ये लाइंस जो है तो सेकंड में लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो है तो एनर्जी क्या होने वाली, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एनर्जी कम होने वाली है। क्यों, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कम है इसका एनर्जी डिफरेंस, है ना। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है तो एनर्जी कम, मतलब इसके कंपैरिजन में वेवलेंथ यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी। कितनी ज्यादा मिलेंगी बोले तो ये जो वेवलेंथ रहेंगी, ये जो वेवलेंथ रहेंगी विजिबल रीजन में फॉल करेंगी। कितनी वेवलेंथ रहेंगी उसकी, अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच में जो है तो लाई करेगी। अच्छा, तो इस रीजन को बोलेंगे हम विजिबल रीजन, और इस सीरीज को साइंटिस्ट के नाम पर कहा गया बामर सीरीज। क्या कहे इसको, बामर सीरीज। अब वैसे सिमिलर जो है तो आगे होता जाएगा, ऐसी प्रोसेस चलेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वो हीट देने के बाद आगे के ऑर्बिट में गए, फिर हमने क्या किया, अब हायर ऑर्बिट में जाने के बाद अनस्टेबल थे, अनस्टेबिलिटी की वजह से ना वापस जो है तो अपने थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। अब जब थर्ड ऑर्बिट में आएंगे, देखिए थर्ड से, थर्ड ऑर्बिट में था, फोर्थ में गया, वापस थर्ड में आया, यहाँ पर वापस थर्ड में आया, फिर यहां से फिफ्थ ऑर्बिट से फिर फर्स्ट में आ रहा। तो यहां पर जब आएगा, ऐसा करने में इलेक्ट्रॉन यहां पर भी क्या करना है, फोटॉन्स को इमिट करना है। फोटॉन्स को जब इमिट करेगा इसकी एनर्जी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी जितना इसमें एनर्जी डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस देखिए बहुत कम है, मतलब इसके कंपैरिजन में जो है तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर हमको कम देखने मिलने वाला है। अच्छा, अब एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। कितनी बढ़ेंगी सर, तो इससे 800 नैनोमीटर से भी आगे चले जाएंगे। और अगर 800 नैनोमीटर से आगे वेवलेंथ चले जाती है तो वो फॉल करेगा इंफ्रारेड रीजन में। कहां फॉल करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में। और थर्ड ऑर्बिट में जो सीरीज लाई करती है उसको हमने कहा है
पैशन सीरीज, क्या कहते हैं उसको, पैशन सीरीज, याद रखना। अच्छा, जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल जो पूछेगा, ये 3 सीरीज तक के पूछेगा, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पैशन सीरीज। अच्छा, ब्रैकेट सीरीज में तो नहीं पूछेगा जनरली, लेकिन फिर भी उसको समझते हैं। ब्रैकेट सीरीज सेम कहानी, वहां पर फोर्थ ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर वहां से वापस जब आएंगे, मान लीजिए भी फिफ्थ ऑर्बिट में गया, सिक्स में गया, सेवन में गया, इनफाइनाइट तक के गया, वहां से वापस हमारे पास जो है तो फोर्थ ऑर्बिट में आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है तो एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। देखिए एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कम एनर्जी डिफरेंस। अब एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, वेवलेंथ उतनी ज्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो ये पहले से ही जो है तो, इससे पहले वाली वेवलेंथ जो है तो इंफ्रारेड रीजन में थी। अब इससे ज्यादा और वेवलेंथ बढ़ जानी है, तो इस सीरीज को ये कहां पे फॉल करेंगे बोले तो, ये भी जो है तो इंफ्रारेड रीजन में ही। अभी कितनी भी बढ़ाते जाएंगे हम, तो इंफ्रारेड में ही जो है तो लाई करेंगे। और इस सीरीज को नाम दिया गया ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद ऐसी जो है तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो सीरीज लाई करेंगे, है ना, जो लाइन लाई करेंगे, उसको बोलेंगे हम पी फंड सीरीज। क्या बोलेंगे उसको, पी फंड सीरीज बोलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल यहाँ पे ये बताया हुआ है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो उन्हें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, सॉरी फोटॉन्स को इमिट करेगा। फोटॉन्स जो के क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी रहेंगी, उतनी एनर्जी इमिट करेगा जितना जो है तो उसके ऑर्बिट में डिफरेंस रहेगा, ऑर्बिट में एनर्जी लेवल का डिफरेंस रहेगा, उतनी एनर्जी के फोटॉन्स को इमिट करेगा। और हमको पता है फोटॉन्स के पास वेवलेंथ भी होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम उसके पास जो है तो वेवलेंथ होने वाली है। तो इस तरह से जो है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ यहाँ पे हमारा कंप्लीट। और इसको एटलीस्ट जो है तो लास्ट लेवल पे हमने सिंपल इतनी सी जो डायग्राम है, वो डायग्राम को गौर से देख रहा है और उसको याद करना है। और एग्जाम में जनरली अक्सर उन्हें एग्जाम में पूछता कि ड्रॉ नीट लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। और इससे रिलेटेड जो है तो तुमको क्वेश्चंस भी पूछना है। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ये याद रखना, लाइमन सीरीज जो है तो फर्स्ट ऑर्बिट में होंगी, बार्मर सीरीज जो है तो सेकंड ऑर्बिट में होंगी, और जो है तो पैशन सीरीज जो है तो थर्ड ऑर्बिट में, फिर बाद में जो है तो ब्रैकेट सीरीज फोर्थ में, पी फंड जो है तो फिफ्थ में रहने वाली है। इतना याद रख देंगे तो है ना, एकदम जबरदस्त एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो खुशी के मारे तुम लोगों ने है ना चीहा मार लेना है खुशी के मारे। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है तो डेरिवेशन ड्राइव करना है रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट के लिए, रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आ सकते हो, इस बार आने के तो इसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अब रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट क्या रहेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो क्या करता, बोर्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बोर्स ऑर्बिट मतलब कोई फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जहां पे जो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई हो, है ना। अच्छा, तो अब देखिए मान लेते हैं हम कि भाई यहाँ पर जो है तो न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। कैसा रिवॉल्व करेगा, वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा। अच्छा, अब देखिए जब कभी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, तो उसको सेंटर से दूर एक लगता है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, उसको सेंटर से दूर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा, जिसको हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करेगा यहाँ पर, है ना, सेंटर से दूर करेगा, और अवे टुवर्ड दिस सेंटर एक फोर्स करेगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक नया फोर्स नहीं रहेगा, ऑलरेडी जो है जो फोर्स, वो वाला फोर्स, सिंपल याद रखना, वो वाला फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ कौन खींच रहा बोले तो सर ये न्यूक्लियस खींच रहा। अब न्यूक्लियस के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींचेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तो सेंटर से दूर। और हमको पता है जब भी कभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है इक्वल रहेंगे। अच्छा, अब जब इक्वल रहेंगे तो हमारा काम ये है कि भाई उसको है ना इक्वल लिख देंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला पता है हमको, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, बट electrostatic force is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square। अच्छा, अब ये q1 q2 क्या है, चार्जेस है ना, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। अब देखिए यहां पर जो है तो प्रोटॉन के, इसके इलेक्ट्रॉन के पास हम जो चार्ज है उसको हम कंसीडर करेंगे कि भाई q1 है ना, और इसके पास जो चार्ज है प्रोटॉन के पास, उसको हम कंसीडर करेंगे q2। अच्छा, अब देखिए प्रोटॉन के पास जो चार्ज रहेगा, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन के पास के चार्ज को ए से रिप्रेजेंट करा,
मुझे बताया कि भाई क्या जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहेगा उतना ही प्रोटॉन के पास रहेगा? हाँ सर, उतना ही प्रोटॉन के पास रहेगा। अच्छा, तो अब यहां पर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट इसको भी कर सकता, है ना, साइन को हमको नेग्लेक्ट करना है। जितना मैग्नीट्यूड इसका रहेगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का रहेगा, तो इस चार्ज को भी मैं क्या बोल सकता? ए ही बोल सकता। लेकिन एक प्रोटॉन है क्या भाई? यहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके पास एक ही प्रोटॉन थोड़ी ना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम इस E को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Z से, तो ये E इंटू जेड जो है ये काम करेगा Q2 का, है ना, कोई दिक्कत है यहां पर। और ये Q1 का काम कौन करेगा बोले तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो काम करेगा। सो इसको ए ही क्यों लिखे, है ना भाई? अब इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के पास, जब दोनों के पास चार्ज सेम है तो दोनों को मैं सेम लिख सकता। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है कि सिंस Q1 के जगह में क्या लिख सकता है? यहां पर A लिख सकता, एंड Q2 के जगह में लिख सकता है यहां पर Q2 के जगह E इंटू भाई कितने चार्जेस है वहां पर? सर नंबर ऑफ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा Q1 और Q2 के जगह, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहां पर? देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह मैंने लिखना है E इंटू Q2 के जगह E इंटू जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये E इंटू ई क्या बन गया? अभी सिंपल सी बात, E इंटू ई यहां बन गया जेड स्क्वायर, सॉरी E स्क्वायर। तो यहां पे मैंने ऐसे लिख सकता कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको बोले हम इक्वेशन नंबर ए कंसिडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर ए। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो हम बोलेंगे नाउ पता है हमको, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। भाई सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसके डिस्टेंस को स्मॉल आर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? हमारा काम है कि भाई यहाँ पे भी क्या लेंगे? हम स्मॉल आर ही लेंगे। अच्छा, अब बेसिक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा, इसको हमने बोले इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए सिंपल, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है, सिंपली हमने क्या करना है? इस दोनों फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। अब इस दोनों फॉर्मूले को मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूं तो हम सिंपल सा एक डायलॉग मारेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह मैंने लिखना है, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं कि E स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, अब इसको घुरे थोड़ा तो समझ में आया, ये आर और यहां से एक आर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं ये m को इधर भेज दूं तो m यहां पर कहां है? मल्टीप्लीकेशन में है ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आकर डिवीजन में आएगा, तो सिंपल यहां पे जो है तो v स्क्वायर तनहा रह जाएगा, है ना। उसको अगर उधर लिखो तो क्या हो गया? ये e स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये m को इधर भेजूं तो डिवीजन में आएगा, r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे अभी, है ना, इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, इक्वेशन नंबर सेकंड का है। देखिए, अब ने रेडियस मालूम करने के लिए बोला, तो सर सिंपल यहाँ पे रेडियस मालूम, हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, रेडियस को इधर भेजेंगे और इसको वी स्क्वायर को भी इधर भेज सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें बोर्ड्स ऑर्बिट बोला। अब बोर्ड्स ऑर्बिट बोला तो हमको यहाँ पे बोर्ड्स अंकल की कहीं ना कहीं से एंट्री करनी है। बोर्ड्स अंकल की एंट्री कहां से होंगी? तो हमको पता है ना कि इसको साइड में करेंगे, अकॉर्डिंग टू कौन सा पॉस्टुलेट है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू सेकंड postulates of Bohr's model, according to second postulates of Bohr's model। बोर्स अंकल का सेकंड पॉस्टुलेट क्या है? उन्होंने ये बताते हैं कि दी इंटीजर मल्टीपल ऑफ, क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। ओके, लेकिन हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं इसको L इज इक्वल्स टू एम वी आर लिख सकता है ना, एम वी आर लिख सकता। ओके सर, लिखिए
है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम में रिलेशन है, जहां से एमवीआर आएगा। अच्छा, तो अब ये एमवीआर को इधर रखूं मैं, तो देयरफॉर एल की जगह मैंने लिखा यहाँ पर एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। ओके, एन एच बाय 2 पाई। अब देखिए, अगर यहां से मुझे वेलोसिटी मालूम करना है तो मुझे वेलोसिटी को तनहा रखना पड़ेगा। वेलोसिटी को तनहा रखने का मतलब ये कि एम और ये आर को क्या करना पड़ेगा, इधर साइड में भेजना पड़ेगा। अब एम और आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वो साइड में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर डिवीजन में जाएगा। ठीक है, भेजेंगे उसको। तो v इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, और यहां से आया m और आया यहां से r। ओके, अब देखिए यहां पर v स्क्वायर नजर आ रहा है, यहां पे v। सिंपल क्या करना है, इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन सेकंड में रखना है, बस यहां पे इतना करने के बाद हमको रेडियस की वैल्यू मिल जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो मैं बोला देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में अगर हम जाते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज्यादा लगने वाली है हमको। इक्वेशन सेकंड में देखो v का स्क्वायर है, ये v की जगह अगर मैं ये लिखूं तो इसका सारे का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे। तो सिंपली अगर यहाँ पे सिंपल है ना, और हम ऑलरेडी अगर यहाँ पे कर ले तो और ज्यादा आसान होगा। तो स्क्वायरिंग अगर इसकी करूं मैं, है ना, स्क्वायरिंग, तो यहाँ क्या हो जाना है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके हर टर्म का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर लेंगे, एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, अभी वी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, है ना, वी स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यूज को हम रखेंगे। तो सिंपल, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यूज को रखूं मैं, तो देखेंगे क्या होता है ना। तो वी स्क्वायर की जगह मैंने लिखना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे आ गया ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, है ना। अच्छा, अब देखिए सिंपल सी वैल्यू मिली, अब हमको मालूम करना है रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको, यहां से एक आर और यहां से एक आर क्या हो गया, गेट कैंसिल हो गया। यहां का एक एम और यहां का एम गेट कैंसिल, 4 पाई गेट कैंसिल। ओके, और क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर, कुछ नहीं हो रहा है सर। ओके, तो यहां रह गया सिंपल एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से सिंपल बचा एम आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई भी कैंसिल होगा, सिंपल यहां से बचा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा, है ना। मालूम क्या करना है सर, रेडियस मालूम करना है, हमें रेडियस मालूम करना है, लेकिन रेडियस तो नीचे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे ऊपर, यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका क्या करना है हमने, सिंपल इसका जो है तो रेसिप्रोकल लेंगे। तो सिंपल हमने डायलॉग मारेंगे, है ना। ये क्या हो गया भैया, अच्छा, तो टेकिंग रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हमको पता है रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, और लेफ्ट साइड में जो होगा राइट साइड में वही होगा। तो हमने क्या करें, एम आर जो नीचे था उसको लेकर आए ऊपर, एम आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां कुछ तो गड़बड़ झाली, पाई का स्क्वायर आना है यहां पर, है ना। इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद यहाँ पे सिंपल वी स्क्वायर जगह हम रखेंगे यहाँ पर, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर हमारे पास, ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर एम, है ना। अब इसको देखने के बाद यहाँ पे समझ में आई बात कि भाई सिंपल यहां से ये m और ये एक m कैंसिल, ये r और ये एक r कैंसिल, यहां से पाई और यहां से एक पाई कैंसिल, 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिंपल यहाँ से पाई स्क्वायर में से एक पाई गया तो सिंपल पाई बचा, m स्क्वायर में से m गया तो एक m बचा, और यहाँ r स्क्वायर में से r गया तो एक r बचा, इज इक्वल्स टू e स्क्वायर z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिंपली हमारे पास रह गया एप्सिलॉन नॉट, सिंपली हमारे पास रह गया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए सिंपल हमको मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है, आर की वैल्यू मालूम करना है। सर आर तो नीचे है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। कैसा आएगा उन्हें ऊपर, सिंपल यहाँ पे जो है तो रेसिप्रोकल लेना है। तो हमने क्या बोले यहाँ पर भी, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल जब लेंगे इसका, है ना, टेकिंग रेसिप्रोकल, अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई पाई एम आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां भी क्या करेंगे, नीचे जो है उसको ऊपर, ऊपर जो है उसको नीचे, मतलब एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जेड। मालूम क्या करना है सर, मालूम जो है तो सिंपल हमको आर मालूम करना है। अच्छा आर मालूम करना है तो आर को तनहा रखेंगे, आर को तनहा रखेंगे, ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में उधर जाकर, सॉरी यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और ये पाई एम जो है तो नीचे आएगा। तो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या रह गया, ई स्क्वायर जेड, पाई एम इधर आ गया, जेड पाई एम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का है। तो बहुत ज्यादा खास बातें है नहीं इसमें, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है तो रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर लगेंगे दो फोर्स, एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को हमने इक्वेट किए, सिंपल सी बात है, दोनों को इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन मिली, और इस इक्वेशन में सिंपल हमको सेकंड पोस्टुलेट में जाना पड़ा, किसके, बोर्स अंकल के सेकंड पोस्टुलेट में एल की वैल्यू जो है mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाएगा। सिंपल वहां से v की वैल्यू निकाले, यहां पर रखे, और यहां पर रखने के बाद सिर्फ रीअरेंज करने के बाद हमको r की वैल्यू मिली। और ये r की वैल्यू याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, है ना। तो बहुत खास बात नहीं, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, हर बच्चे ने इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसके बाद देखेंगे अब हम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट। देखिए अब जो है तो यहाँ पे हमको डेरिवेशन ड्राइव करना है टोटल एनर्जी के लिए। अगर उन्हें मेंशन करता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो हम काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करेंगे, या फिर अगर वो बोलता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है तो सिंपल एनर्जी बोल रहा है, जब जब एनर्जी बोलेगा मेंशन नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सिंपली जो है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी को मालूम करेंगे। देखिए अभी जैसे हमने कैलकुलेट किए थे काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही प्रोसेस रहेगा, थोड़े से चेंजेस आएंगे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता। अगर एग्जाम में पूछता है तो 3 या 4 मार्क के लिए भी पूछेगा वो। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड हमारा जो है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। अभी देखिए हमने जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके ऊपर लगते दो फोर्स, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर से दूर लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है भाई इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर, और अभी जैसा सारी चीजें है ना अभी बताए हुए है, और यहां लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चूंकि एक दूसरे को दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल लिखेंगे। अच्छा तो अब जब मैं इसको इक्वल लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले तो इससे हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे, है ना। तो यहां पे उससे ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पे मेंशन कर सकते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा। और जैसे कि अभी हमने बताया कि भाई हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फॉर्मूला मालूम है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। इसको हमने कंसीडर क्या करे थे, प्रोटॉन को कंसीडर करे थे हमने, मैग्नीट्यूड जो है तो इलेक्ट्रॉन के उतना ही रहेगा, तो हमने प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर करे थे। और कितने प्रोटॉन है यहाँ पे बोले तो हमने बोले थे Z नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन रहेंगे। तो इसको हमने चार्ज 1 कंसीडर किए, और इसको जो है ना हमने चार्ज 2 Q2 कंसीडर करे थे। अब सिंपल जो है डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है mv² डिवाइडेड बाय r
इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q1। Q1 की जगह क्या लिखे, डायरेक्ट लिख देंगे अब हम, है ना। अभी इक्वेशन में देखे हमने, इससे पहले क्वेश्चन में Q1 की जगह मैंने लिखा E और उसके Q2 की जगह EZ, इसका मतलब E स्क्वायर Z हो जाएगा ना। E और E से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A स्क्वायर Z हो जाएगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखे, इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे इसको कैसे आया। तो ये ओके, अब देखिए यहां पर सिंपली अगर हम देखें तो ये R और ये एक R गेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मुझे मिलना है mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय 4πε0 और यहां से एक R चला गया, सिंपल एक ही R यहां पे मेरे पास बचा। अब देखिए मुझे मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा उसको घुरिए, हाँ थोड़ा सा और। अब इसको घुरने के बाद बात ये समझ में आ रही कि काइनेटिक एनर्जी से हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर है। इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, तो अब सिंपल क्या करना, अब सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते इसको, अगर इधर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्वेशन के उस साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई, है ना, सिंपल सा डायलॉग माना है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय हाफ। ओके, अब वो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से बन जाएंगी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए हाफ मतलब डिनोमिनेटर में 2 आना है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो 4 को अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा, देखिए e स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8πε0 r, है ना, 8πε0 r। अच्छा, अब देखिए इसको गौर से देखने के बाद समझ में आया यही तो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय 8πε0 r। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने कह दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी, अगर एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी मेंशन करता है तो यहां पर लाकर रुक जाना है, बस हो गया, हमारा आंसर जो है तो मिल गया। लेकिन अब उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि यहां पर बोला है सिर्फ एनर्जी, या फिर हमको बोल सकता टोटल एनर्जी। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी मालूम करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो मालूम हो गई, अब हमने क्या करना है, नाउ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, सिंपली फॉर्मूला है वी हैव। अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर किसी को याद नहीं है तो वो समझदारी से भी जो है तो हम याद कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। सिंपल, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा, लेकिन यहां पर सिंपल जो है तो R का एक स्क्वायर जो है तो वो गायब हो जाएगा, है ना। अच्छा, और अभी हमने कंसीडर करे ये Q1 को, क्या कंसीडर करे हुए हम, है ना, ये Q1 इज इक्वल्स टू E एंड Q2 इज इक्वल्स टू, देखिए Q2 को क्या कंसीडर करें हमने यहाँ पर, Q2 इज इक्वल्स टू EZ, तो बन गया यहाँ पर EZ। अब इस वैल्यू को, ये Q1 और Q2 के वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, है ना। और बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हमको मालूम है कि निगेटिव में आएंगी तो यहां लगा देंगे हम निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R लिखेंगे, है ना, निगेटिव में लेना है इसको। अच्छा, अब देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 की जगह अगर मैं लिखूं E तो ये E, और Q2 की जगह EZ लिखूं तो E इंटू E स्क्वायर Z, माइनस क्यों बोल रहे हैं भाई हम बार बार। ओके, डिवाइडेड बाय क्या रह गया, 4πε0 R, 4πε0 R। अच्छा, तो ये हो गया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और यहां पर ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसको बोले इक्वेशन नंबर 3, है ना। कोई दिक्कत यहां तक के
होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है भाई, है ना। सिर्फ यहाँ पे जो है तो वेरिएबल्स ज्यादा आ रहे, वेरिएबल्स भी नहीं है, वो कांस्टेंट ही है ज्यादातर। तो ये सारी चीजें, अब देखिए हमारे पास जो है तो काइनेटिक इक्वेशन मिल गई काइनेटिक एनर्जी की, और हमारे पास जो है तो पोटेंशियल एनर्जी की भी इक्वेशन मिल गई। अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमको, तो हमने बोले नाउ फॉर टोटल एनर्जी वी नो व्हाट वी नो, है ना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको और लगेगा तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे। वी हैव टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी है मेरे पास इक्वेशन सेकंड में, और पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएंगी थर्ड में। तो सिंपली मैंने क्या करना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड में जाते हैं, तो सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी हमको, सॉरी काइनेटिक मिलेंगी, और जो है तो थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। तो देयरफॉर काइनेटिक या फिर सॉरी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी जगह सिंपली जो वैल्यू दी हुई वो लिखेंगे हम, ई जेड डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस, है ना, यहां पे मिलेगा प्लस, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है निगेटिव में, यहां का माइनस, तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यहां पर सिंपली सारे के सारे चीजें, ई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ई स्क्वायर यहां से जेड सेम है यहां पर, और पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये भी कॉमन है ना, ये भी मतलब जो है तो दोनों जगह कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर देखिए ये 8 की जगह में इसको 4 इंटू 2 लिख सकता, तो यहां से 4 भी कॉमन आएगा, है ना। तो सारे के सारी चीजें यहां पे देखिए ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पर भी जो है तो सेम क्वांटिटीज वहां पर है, तो हम उसको ऑब्वियस सी बात है कॉमन ले सकते। तो सिंपली हमने क्या करना है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सारे वैल्यूज को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, कॉमन ले लूं, तो इस टर्म से मेरे पास सिंपली बच गया 1/2, और इस टर्म से बच गया मेरे पास -1, कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 बच गया। ओके, अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, है ना, हाफ में से अगर -1 जाता है तो सिंपली मेरे पास यहां बचेगा -1/2। ओके, तो अब इसका जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास -1/2, ये हाफ से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 इंटू 2, सॉरी ये यहां का 2 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 8 हो जाएगा, और यहां का माइनस बाहर आएगा। तो सिंपली मेरे पास जो है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 8 पाई, है ना, यहां से जो हाफ निकला उन्हें इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करा तो 8 हो गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, क्या सर टोटल एनर्जी मिल गई? नहीं, अभी तो बाकी है, ठीक है। ये सिंपली अभी हमारे पास ये वाला जो है तो मेथड में इस फॉर्म में जो है तो हमारे पास टोटल एनर्जी आई, लेकिन ये जो आर है उन्हें टोटल एनर्जी किसकी बता रहा, बोर्स ऑर्बिट की। अच्छा, बोर्स ऑर्बिट की, तो ये जो आर है ये भी तो बोर्स ऑर्बिट का ही आर रहेगा, है ना, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। और हमको पता है अभी हमने जो है तो डेरिवेशन ड्राइव करे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, है ना। देखिए अभी ड्राइव करे हमने रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ये यहां पर हम रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर जेड पाई एम। तो इसकी वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो हम बेहतरीन अंदाज में डायलॉग मारेंगे, बट इसको इक्वेशन नंबर हमने बताया कि भाई ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, तो इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 4। हम बोले बट आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जेड पाई एम। हाँ, ये जो है तो रेडियस का छोटा सा फॉर्मूला, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एनर्जी तो डेरिवेशन आनी ही नहीं है, तो ये याद रखना है तुमको, न्यूमेरिकल में भी काम में आएगा और अभी भी काम में आ रहा है, तो ये मस्ट है। इसको अगर याद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो सिंपल इस फॉर्मूले को अगर मैं इक्वेशन 4 में रखूं तो मैं बोला देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 मेरे पास मिल जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर
आर के जगह जो है तो मुझे आर के जगह जो है तो ये वैल्यूज को लिखना है। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जेड पाई एम। अच्छा, ये जो वैल्यू, ये वैल्यू ऊपर जाएंगी और ऊपर जो न्यूमरेटर में जो कुछ भी उसको जाके मल्टीप्लाई करेंगी, और उससे पहले देखिए ये पाई गेट कैंसिल, हाँ सिंपली। अच्छा, अब देखिए ये अगर ऊपर जाएगा तो यहां पर पहले से ई स्क्वायर है और नीचे ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर बन गया ई रेस टू दी पावर 4, और ये z ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो z और z स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू दी पावर 4 z स्क्वायर, और ये m भी ऊपर गया तो यहां पे आ गया m होल डिवाइडेड बाय, यहां पर बच गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो भाई ये छोटा सा लड्डू सी डेरिवेशन तुम्हारी है ना, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। सिंपली हमारे पास जो है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम करना है हमको, तो सिंपली हमारे पास वैसी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम करे, पोटेंशियल एनर्जी मालूम, सिंपल उसमें क्या करें हमने टोटल एनर्जी में रखने के बाद रीअरेंज करे, है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको भी याद कर ले तो बहुत बेहतर है। अगर एग्जाम में जनरली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो पूछता नहीं है टोटल एनर्जी है ना, इतना फॉर्मूला पुट करने के लिए, फिर भी याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखे हमने, और ये पूछता है 2014 में और 18 में पूछा हुआ है, और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा पूरे 4 मार्क के लिए पूछेगा, तो है ना, तो इसमें रिस्क लेना नहीं, पूरा चैप्टर ही इसमें आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछता है तो टोटल एनर्जी पूछेगा, है ना। तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके जाना है आपने। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए रेडबर्ग्स फार्मूला एक्चुअल में तुमको डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए अगर बोला, वो रेडबर्ग्स फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइन, है ना, स्पेक्ट्रल लाइन के लिए रेडबर्ग फार्मूला उन्हें जो है तो मालूम करने के लिए बोल सकता, या फिर एटलीस्ट तुमने ये रेडबर्ग फार्मूला याद करना है। रेडबर्ग फार्मूला जो है हमारे पास लैम्बडा वेवलेंथ देता है ना, वेवलेंथ 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट 1 बाय एम स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, एनी हाउ कंडीशन में इसको याद रखना है। क्यों? तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से अक्सर कंपलसरी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना, और वो न्यूमेरिकल अगर आता है तो 80% चांसेस होते हैं कि भाई वो न्यूमेरिकल जो है तो इस फॉर्मूले पे, इस रेडबर्ग्स फॉर्मूले के ऊपर पूछेगा वो। अब रेडबर्ग फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करें? सिंपल है ना, ड्राइव करना, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए भी बोल सकता, अगर नहीं बोला डेरिवेशन तो है ना आई या ना आई, लेकिन ये फॉर्मूला जो है तो एग्जाम में तुमको न्यूमेरिकल जरूर देखने मिलेगा। अब देखिए इसको अगर मुझे ड्राइव करना है तो सिंपली हमारे पास जो है तो बोर्ड्स अंकल का थर्ड पोस्टुलेट है ना, बोर्ड्स अंकल ने थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोले थे, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उन्हें क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, तो हम कंसिडर करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू थर्ड बोर्ड्स पोस्टुलेट्स। अच्छा, अब थर्ड बोर्ड्स पोस्टुलेट ये था हमारे पास, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लेते हैं कि भाई वो जो है तो एन ऑर्बिट में है, और उसके ऊपर जो ऑर्बिट है बोर्ड्स ऑर्बिट वो है mth ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप करके आता है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? तो उन्होंने बताया कि उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा जितना ये दोनों ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी रहेगी EM माइनस EN, है ना, वो एनर्जी डिफरेंस उन्होंने बताए थे। तो सिंपल हमने बोले, है ना, कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू EM माइनस EN। अच्छा, अब ये एनर्जी कौन सी, टोटल एनर्जी की बात हो रही। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी ड्राइव करें हमने, छोटा सा फॉर्मूला ये है ना, अभी वाला ड्राइव क्या करें हमने, माइनस e रेस टू दी पावर 4 z स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना पड़ेगा। सो छोटा है क्या, इसमें तो जान निकल जा रही है हमारी। हाँ, छोटा सा है भाई, याद करने बैठो तो बहुत सारी चीजें आसान भी है और छोटी भी है, वरना ना पढ़ो तो है ना बहुत दिक्कत हो सकती फिर। खैर, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे हम, और हम बोले बट वी हैव, या फिर बट ई एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस, है ना,
माइनस में सिंपल देखिए यहां पर हमारे पास क्या है कि m का मतलब क्या है यहाँ पे, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो m है हमारे पास ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नीचे वाला n जो है ऑर्बिटल नंबर है ना, किस ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिटल नंबर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल नंबर में हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला ये है कि आ जाना भाई, माइनस e raised to the power 4 z square m e divided by 8 epsilon नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे em मतलब कौन से ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं हम, mth ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे n आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा सर, m आएगा। ओके, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब m ऑर्बिट के लिए हो गया, और nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपली है सर, n की जगह m आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर m e होल डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, m की जगह आप लूंगा मैं n स्क्वायर h स्क्वायर। तो अब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है मेरा, सर nth ऑर्बिट में है ना। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की अगर एनर्जी ले रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो nth ऑर्बिट में होगा। तो इस वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू em के जगह माइनस e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर और me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, है ना, ये फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद जो है तो हमारे पास जो है तो एनर्जी का भी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस में ही है। और माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस e रेज़ टू द पावर 4 z स्क्वायर m e होल डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यहां पर nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी देख रहे हैं तो obvious सी बात है यहां पर n आना है और यहां पर m आएगा। ओके, अब देखिए कि सिंपल यहां पे होगा क्या, सारी चीजें कॉमन आती हुई नजर आ रही है ना, सिर्फ यहां से n को छोड़कर और यहां से n को छोड़कर सारी की सारी चीजें यहां पे कॉमन है। अच्छा, तो कॉमन है तो हमारा काम है उसको कॉमन निकालेंगे, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 4 z स्क्वायर m e होल डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, ये सारी चीजों को हमने कॉमन ले लिए। अब ये सारी के सारी चीजों को मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास सिंपली रह जाएगा यहां पर माइनस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर। अच्छा, ओके, अब देखिए सिंपल हमारे पास ये जो है ये क्या बता रहा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हमको क्या जाना है, वेवलेंथ के टर्म में जाना है। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमने डिवेल नेचर में पढ़े थे, सिंपल सा फॉर्मूला है ना कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, और कल भी डिस्कस करे थे अपन, है ना, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने कल भी डिस्कस करे थे। अच्छा, अब देखिए कि यहां पर जो है इस इक्वेशन में अगर मैं ईपी के जगह अगर hc बाय लैम्बडा अगर रखता हूं तो देयरफॉर hc बाय लैम्बडा, hc बाय लैम्बडा की जगह नहीं, एपी की जगह अगर मैं hc बाय लैम्बडा रखता हूं तब, है ना, गड़बड़ में इधर उधर निकल जाता हूं मैं। चलिए भाई, तो यहां क्या मिला हमारे पास, e रेज़ टू द पावर 4 z स्क्वायर m e डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इन ब्रैकेट। अगर मैं पहले प्लस वाले टर्म को लिखूं और फिर माइनस वाले टर्म को लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो डिवाइडेड बाय 1, है ना, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस, पहले प्लस वाले को लिखा अब माइनस वाले को लिखूंगा 1 बाय m स्क्वायर। अच्छा, ओके, अब देखिए ये hc हमको फॉर्मूला कैसे मालूम करना है, 1 बाय लैम्बडा के टर्म में। अब ये hc है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उसको इधर भेजू तो उन्हें डिवीजन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब जब डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा भाई, चल बेटा इरेजर। ओके, अब ये इधर भेजू मैं तो इन्हें डिवीजन में जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, और h यहाँ पे जो ऑलरेडी स्क्वायर में h और ये h का क्यूब हो जाएगा, और c जो है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 4 z स्क्वायर m e
होल डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ये एच क्यूब और यहां से सी आया। अब ब्रैकेट में रह गया सिंपल हमारे पास 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखिए यहां से अगर ये सारी चीजों को देखते हैं हम, है ना, कि E क्या है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मास Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे के सारे क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये सारे के सारे अगर ये कांस्टेंट है तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता, एक कांस्टेंट यहां पर हम लिखेंगे RH लिखेंगे, RH या सिंपल R लिख सकते। मतलब इस कांस्टेंट को एक नाम दे देंगे हम R और उसको बोलेंगे हम रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो देयरफॉर 1/λ इज इक्वल्स टू, इसको मैं सिंपल R भी कह सकता, R इन ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए ये तो कांस्टेंट ही है ना, इसको सॉल्व अगर करेंगे हम, ये सारे वैल्यूज को रख देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रखेंगे, उसका पावर 4 लेंगे और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को रखेंगे, सारी वैल्यूज को रखने के बाद एक सिंपल वैल्यू मिलेंगी, उसको हम बोलेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये सिंपल सी वैल्यू तुमको मिलना है, कांस्टेंट की ये वैल्यू है। और इस वैल्यू को इस सारे के सारे कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट बनाया गया जिसको हमने बोले रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको 101%, बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि इस साल जो है तो आपको इस पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने मिलने वाला है। ओके, तो अगर इसके कोई बच्चा है ना बहुत ही ज्यादा इधर रहते सही, इतना पढ़ना ही नहीं होता, ये डेरिवेशन पढ़ना दिल नहीं कर रहा, तो कम से कम एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रख दे। डेरिवेशन में अगर मजा नहीं आ रहा तो वो वाला फॉर्मूला याद कर देंगे, तो उससे रिलेटेड जो है तो न्यूमेरिकल आएगा, बहुत आसानी से स्कोरिंग हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए ये तो एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसको सिंपल याद, भाई है क्या, इसमें कुछ नहीं है ना। अब ये क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए हमारे पास एटम होता है ना, एटम के पास जो है तो मान लेते हैं भाई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास जो है तो हमारे पास जो है तो ये ऑर्बिट्स रहेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्बिट रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्साइटेड ऑर्बिट में अगर लाना है मुझे, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए दी जाएंगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। कोई दिक्कत भाई, है ना, याद रख देना इसको, एक्साइटेशन एनर्जी। और जो है तो बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलेंगे, देखिए द मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट फ्रॉम द एटम, है ना, एटम, सच दैट इट्स टोटल एनर्जी जीरो, कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो है तो ये एटम में कहीं पर भी अगर, है ना, रिवॉल्व कर रहा मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी को, ये इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे इस एटम से रिमूव करना है, मतलब उसको वैलेंस सेल में लाके रख देना है जहां पे एनर्जी उसकी जीरो हो जाए, तो उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उतनी एनर्जी, वो वाली एनर्जी जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने में देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, है ना, सिंपल है, इसको याद रख देना है। और उसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी, ये याद रखना है, लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। अब देखिए लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, इसके लास्ट ऑर्बिट से, है ना, जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जीरो है उससे जस्ट बिफोर वाले ऑर्बिट में वो जो है तो यहां पर मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट में जो है तो उन्हें लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड रहेगा। मतलब जितना न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना ज्यादा उसकी बॉन्डिंग जो है तो कम होगी। तो अब ये यहां से आउटरमोस्ट ऑर्बिट से मुझे इसको, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई सिंपल, इसको रटा माना याद रखना है, बहुत ज्यादा खास बातें हैं नहीं, बेसिक चीजें। कभी कभार एग्जाम में जो है तो 2024 में पूछा था उन्हें, कभी कभार ऐसी चीजें पूछ सकता है, तो इसको याद रख देंगे, कोई खास बात है नहीं। आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ओके, अब देखिए रेडियो एक्टिव डीके क्या है। अब ये रेडियो एक्टिव डीके की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ है, लेकिन हमको चूंकि हम फिजिक्स वाले हैं ना, पहले वैसे ही केमिस्ट्री हमको बोर लगता है, तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ में हम जाना है नहीं और जरूरत भी नहीं है। सिर्फ रेडियो एक्टिव डीके से हमको डेरिवेशन ड्राइव करनी है।
डेप्थ जो है तो केमिस्ट्री में देंगे और डेरिवेशन जो है तो केमिस्ट्री में जनरली जो है तो नजरअंदाज करता है, लेकिन हमारे पास जो है तो डेरिवेशन पर ही बेस्ड रहती है सारी चीजें। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या है, हम ऊपरी ऊपरी समझने की उसको कोशिश करेंगे। देखिए पहले तो रेडियो एक्टिव किसको बोलेंगे, सिंपली है ना, सिंपल अल्फाज में याद रखना, जब कभी भी कोई आइटम है ना, जब कभी भी कोई आइटम में से एनर्जी इमिट होती है, उन्हें अपने सब एटॉमिक पार्टिकल से एनर्जी को इमिट करता है, रेडिएशन को इमिट करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना। मान लीजिए कि भी मेरे पास है ना एक हाई क्वालिटी का जो है तो एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। अच्छा, और इसके अराउंड जो है तो हमारे जो है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर से जैसा एनर्जी इमिट होंगी, इसका मतलब कि भाई इसके अंदर से जैसे प्रोटॉन निकल जाएंगे ना, प्रोटॉन यहां से इमिट होना शुरू हो जाएंगे, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल जो है तो यहां से इमिट होना शुरू हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव डीके, है ना। इसकी डिटेल और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सिंपल अल्फाज में ये समझना, इसको बोलेंगे हम रेडियो एक्टिव डीके। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास है ना, मेरे पास एक वेसल है, वेसल के अंदर हमने क्या करे, छोटे 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 एटम्स लाके रख दिए। कितने एटम्स रखे सर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमने यहां पर लाकर रख दिए। ओके, अब यहां पर हमने कंसिडर किए कि यहां पर जो है तो इनिशियल लेवल पर n नॉट नंबर ऑफ आइटम यहां पे मौजूद है। कितने भी इनिशियल लेवल पर, जब इसका रेडियो एक्टिव डीके नहीं हो रहा था, जब इसके पास जो है तो n नॉट नंबर में, मान लेते हुए n नॉट का मतलब है, हम मान लेंगे कि n नॉट मतलब 100 यहां पर जो है तो आइटम रखे हुए थे। अब जब यहां पे 100 आइटम है, तो हम मान लेते हैं कि अब इसका जब रेडियो एक्टिव डीके शुरू हुआ, मतलब ये जो आइटम डीके होना शुरू है, डीके होना शुरू है मतलब उसका न्यूक्लियस में से एनर्जी इमिट होना शुरू हो गई। तो ऐसे कुछ कुछ मान लेते हैं, बहुत थोड़े से आइटम है जो कि डीके हो रहे हैं, तो उसको बोले हमने डी एन नंबर है। मान लेते भाई 2 आइटम जो है तो यहाँ पे डीके हो रहे, या फिर मान लेते 10 आइटम यहाँ पे क्या हो रहे, डीके हो रहे। कब हो रहे 10 आइटम, जब यहां पर 100 आइटम मौजूद है, तो यहां पर कितने आइटम हो रहे, 10 आइटम डीके हो रहे। अच्छा, तो मान, अब देखिए यहां पे अगर 100 आइटम है तो 10 आइटम डीके हो रहे। अब जैसे 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 यहां पे आइटम कम होंगे, कौन से आइटम, अनडीकेड आइटम। भाई अगर यहां से मान लीजिए कि भाई 20 आइटम जो है तो डीके हो गए, टोटल अनडीकेड आइटम की तरह। अनडीकेड मतलब कि वो वाले आइटम जो इसके न्यूक्लियस की एनर्जी अभी इमिट नहीं हुई, जिसका न्यूक्लियस अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो वैसे कितने बच गए सर, 80 बच गए। तो इसको बोलेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने अनडीकेड आइटम है, उसको बोलेंगे एन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ अनडीकेड आइटम। अब देखिए भाई, ये जो डीएन है, द रेट ऑफ आइटम अंडरगोइंग द डीके, वो किस पे डिपेंड रहेगा, सिंपल यही बताता है ये लॉ के the number of items undergoing the decay per unit time, undergoing the decay per unit time। इसका मतलब सिंपल ये बता रहे कि ये जो dn/dt जो है पर यूनिट टाइम है ना, नंबर ऑफ आइटम अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडीकेड आइटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रहेगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब यह है कि भी कितने आइटम डीके होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, अभी कितने आइटम उसके पास, कितने अनडीकेड आइटम वहां पर मौजूद है ना। सिंपल सी बात है, कितने अनडीकेड आइटम यहां पे, जितने ज्यादा आइटम रहेंगे यहां पर अनडीकेड आइटम, उतना ज्यादा इसका डीके होगा। अब मान लेते हैं भाई यहां पे 100 थे, डीके होते 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 90 जो है तो डीके हो गए, और अनडीकेड कितने बच गए हमारे पास, अनडीकेड आइटम जो है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गए 10। तो अब यहां पे जो रेट ऑफ डीकेड आइटम भी जो है तो कम हो जाएगा। जैसे कि यहां पे मान लेते 1 सेकंड में अगर 10 आइटम डीके हो रहे थे, तो अब यहां पे 1 सेकंड में 10 नहीं होंगे, क्योंकि बचे ही 10 है ना। तो अब ये प्रोसेस जो है तो स्लो हो जाएगा। तो सिंपल इतना याद रखना है भाई, ठीक है। ये सारी बकवास अगर याद नहीं भी हो रही, जहन में नहीं भी आ रही, तो एटलीस्ट हमने क्या करना है ना, ये इतू सा फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला, dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, अब देखिए सिंपली, अब हमारे पास क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनडीकेड आइटम एट टाइम t। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अनडीकेड आइटम रह जाएंगे उसको क्या बोले हमने, अनडीकेड आइटम। और n नॉट का मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड आइटम एट t इज इक्वल्स टू 0। जब डीके स्टार्ट नहीं हुआ था तब कितने थे, n नॉट थे। अब स्टार्ट होकर कुछ टाइम अगर गुजर गया, कितने बचे, तो हम बोले कि भाई n बचे, नंबर ऑफ अनडीकेड आइटम आफ्टर टाइम t, है ना, एट टाइम t। ओके,
अब यहाँ करना क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसकी डेरिवेशन ड्राइव करना, जो कि हमको 3 मार्क के आसपास पूछेगा, डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए ही पूछेगा। ओके, और इंपॉर्टेंट भी है भैया, है ना, इसको लिख देना है इंपॉर्टेंट। अब हमने देखे प्रोपोर्शनलिटी हटाए, तो प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के बाद इक्वालिटी आएंगे, और इक्वालिटी के साथ साथ जो है तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट हम कौन सा लेंगे, dn/dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट यहां पे लैम्बडा लेंगे, लैम्बडा इंटू एन। अब लैम्बडा क्या है, तो डीके कांस्टेंट, याद रखना यहाँ पे लैम्बडा जो है यहाँ पे हमारे पास होगा डीके कांस्टेंट। और एक एक बात याद रखने वाली है कि यहां पर जो है तो हम माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे सर, निगेटिव साइन क्यों आएंगी, क्यों, तो यहां पे जो है तो हमारे अनडिकेड आइटम जो है तो वो डिक्रीज हो रहे, टोटल हमारे पास जो है तो है ना नंबर ऑफ डीके आइटम क्या हो रहे हैं हमारे पास, डिक्रीज हो रहे। पहले कितने थे इनिशियल लेवल पर, 100 थे, फिर बाद में डीके कुछ आइटम हो जाएंगे तो अनडिकेड आइटम कितने रहेंगे, कम हो जाएंगे सर, 90 होंगे, 80 होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अच्छा, तो ये निगेटिव यहां पे साथ में आएगा, यहां पे डिक्रीज हो रहा ना, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई तुम्हारे नंबर ऑफ अनडिकेड आइटम जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे अभी। अच्छा, तो आप देखिए ये माइनस को मैं इधर भेज सकता, तो देयरफॉर dn/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा एन। अच्छा, अब देखिए इसको अगर ये टाइम को अगर मैं उधर भेजूं और ये n को इधर भेजूं तो थोड़ी सी इक्वेशन खूबसूरत हो सकती है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये n को इधर ला लिए, dn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा इंटू dt, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा dt, ये dt इधर से जाकर उधर जाएगा तो हो गया ये dt। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले। अब सिंपली क्या करना है, यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास मिलेंगे। तो मैं बोला भाई कि सिंपल, देयरफॉर या फिर इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अबव तो नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे इसको, है ना, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन द लिमिट। अब यहां पे लिमिट कितनी रखना है सर, देखिए विद इन द लिमिट, लिमिट क्या लेंगे, यहां पर लिमिट क्या है, इनिशियल लेवल पर ये जो नंबर ऑफ अनडिकेड आइटम थे कितने थे, n0 थे, और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम गुजरते गया यहां पर जो है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने बचेंगे, n बचेंगे, है ना। तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम, विद इन द लिमिट n0 टू n। अच्छा, अब इंटीग्रेशन इसका लिमिट में रखेंगे हम, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट n0 टू n dn by n is equals to minus इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा dt, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा dt। अब देखिए सिंपल सा है ना, इंटीग्रेशन के कुछ कुछ फॉर्मूले जो है तो याद होने पड़ेंगे आपको। ये कुछ इस तरह दिख रहा है क्या, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx ऐसे दिख रहा है ना, 1/n इंटू dn। तो हमको मालूम है, सिंपल सा फॉर्मूला पता है हमको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx होता है हमारे पास log x, है ना, log x होगा। और ये लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है, और हमको पता है जब कभी भी इक्वेशन में इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन के बाहर लाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, जब भी कभी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन आएगा उसमें अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से वैसे ही बाहर निकालेंगे जैसे हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो हमको बाहर निकाल देते, है ना, ठीक है, हकीकत है ये, है ना, मुझे नहीं निकालते भाई, है ना, क्यों तो मैं खुद पहले ही चला जाता हूं। तो चलिए टेंशन नहीं लेना, जब बड़े होंगे तो बिठा के डिस्कस भी करेंगे, उतने काबिल हम बनेंगे। यहाँ पे है ना, पहले हम पबजी खेलते बैठे, मोबाइल में, फोन में जो भी है ना कार्य करते बैठे, स्नैपचैट यूज करते, तो कहाँ से हमसे डिस्कस करेंगे, उस काबिल बनेंगे हम, खैर तो तब डिस्कस वगैरह करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए हम पहले ये डिस्कस ये करेंगे भाई यहां पे फॉर्मूला कौन सा बैठना है, यहां पे फॉर्मूला बैठेगा log x वाला फॉर्मूला बैठेगा, ओके। और यहां पर जो है तो जैसे मैंने बोला कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर ला लेंगे, लैम्बडा को बाहर ला लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, अपने को मालूम है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, t होगा, ओके। तो सिंपली यहां पे क्या हो गया, ये लिमिट जैसी को ऐसे एज इट इज रखूंगा मैं, तो यहां पे हो गया log n, लिमिट क्या रखेंगे, n0 टू n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, और dt का इंटीग्रेशन t, सिंपल सा। अब देखिए लिमिट रखने का हमारे पास प्रोसेस है, एक मेथड है सिंपल। हम पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं। हाँ सर मालूम है, तो ठीक है रखिए।
तो log of n minus log of n naught is equals to minus lambda t. ओके, अब इसको घूरने के बाद एक बचपन वाला फॉर्मूला याद आना। अब बचपन वाला फॉर्मूला क्या था भाई, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास के log a बाय b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ये सिंपल सा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला है हमारे पास, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो क्या मैं इसको a बाय b की तरह यहां पर लिख सकता कि log a की जगह क्या है हमारे पास n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा t। अच्छा, अब एक बचपन वाला तो नहीं बोल सकते इसको, थोड़े से बड़े होने के बाद जब हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, शायद 11th या 12th में ही पढ़े होंगे आप, लॉग वाले फंक्शन को अगर मुझे इधर से लॉग को अगर उधर भेजना है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब अगर ये याद है मैथमेटिक्स वालों को तो याद होना चाहिए और होगा भी। अगर जिसका मैथ नहीं है, राय के भी याद नहीं है सर, क्या करे, कुछ ना करे, है ना, अच्छे से बड़े ब्रिज पर देखकर जहां पे पानी बहुत ज्यादा है वहां पे जाके टहल कर आ जाए भाई, माइंड फ्रेश होगा। नालायकों को खुदी नहीं मारना है, टहल के आना है, घूम फिर कर आना है, माइंड फ्रेश होता। खैर चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे बोले तो ये लॉग को अगर इधर भेजो, देखिए सिंपल सा लड्डू सा फॉर्मूला, इसको इक्वेशन मैंने क्या बोला, कोई इक्वेशन है यहाँ पर, एक है, इसको हमने बोले सेकंड। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा log a इज इक्वल्स टू b अगर मेरे पास है और मुझे log को उधर भेजना है, इक्वेशन के उस साइड भेजना है, तो log कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और यहां पे जो कुछ भी है वो उसके पावर में जाके बढ़ जाएगा। अच्छा, तो यहां पे रह गया, अगर ऐसा है तो a इज इक्वल्स log को उधर भेजे तो log बन जाएगा एक्सपोनेंशियल और जो कुछ भी है वो log के कंधे पे, log के नहीं एक्सपोनेंशियल के कंधे पे आकर बढ़ जाएगा। तो यहां बना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये b था, ये आ जाएगा इसके टकले के ऊपर। ओके, तो अब देखिए ये log को अगर मैं उधर भेजूं तो ये जो कुछ भी है, अच्छा log क्या बन जाएगा वहां जाके, एक्सपोनेंशियल e बन जाएगा। अच्छा, और e बन जाएगा तो ये माइनस लैम्बडा t का क्या हो जाएगा, उन्हें उसके कंधे पे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो यहां रह गया n बाय n नॉट इज इक्वल्स टू, इधर log गया, इधर आकर बन गया e माइनस लैम्बडा t। अच्छा, तो सिंपल हमने क्या करना है, n नॉट को उधर भेजो, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू दी पावर माइनस लैम्बडा t। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसको जो है तो तुमने याद रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में भी आएगा, ये तो पूछ ही सकता है। अगर ये ना भी पूछे तो तुमको न्यूमेरिकल अगर पूछा तो ये वाला फॉर्मूला याद रहना, या फिर इसके बाद जो है हाफ लाइफ पीरियड आएगा उसमें तो तुमको ये याद रखना ही पड़ेगा। तो n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा t। तो ये था हमारे पास जो है तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसकी डेफिनेशन याद रखना और सिंपल जो है तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली ये वाला मेथड याद रखना है, यहां से शुरू होना है, माइनस को लेना नहीं भूलना। माइनस अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे आंसर प्लस आएगा, फिर गड़बड़ हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं। अब देखिए इसके बाद जो है तो लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा हाफ लाइफ पीरियड, है ना, जिंदगी का आधा समय। अब यहां पे करना क्या है, देखिए हाफ लाइफ पीरियड किसको बोले, देखो डेफिनेशन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द हाफ सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड। मतलब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेटेड का मतलब है कि भाई आधा सब्सटेंस डीके हो गया। मतलब अभी जैसा कि मैंने बताया था तुमको कि हमारे पास मान लेते हैं भाई ये सब्सटेंस है और सब्सटेंस के पास क्या है, ये मान लेते हैं एक सब्सटेंस है, इसके पास जो है तो आइटम्स है ना। और कितने आइटम्स है बोले थे हमने बोले सर इसके पास जो है तो n नॉट नंबर ऑफ आइटम्स है ना। जब इसका डीके प्रोसेस होना शुरू नहीं हुआ था तब इसके पास टोटल नंबर कितने थे, n नॉट थे। n नॉट मतलब मान लेते हैं हम कि भाई 100 थे। अब इसका डीके होना शुरू हो गया। अब डीके होते 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 ये आधा सब्सटेंस जो है तो डिसइंटीग्रेटेड हो गया। डिसइंटीग्रेटेड हो गया इसका मतलब ये है कि भाई इसके अंदर के जो है आधे आइटम जो है तो डिकेड हो गए। अच्छा, आधे आइटम डिकेड हो गए तो अब इसके अंदर अनडिकेड आइटम कितने बचे, मतलब n कितना बचा, अनडिकेड आइटम कितने बचे। तो हमने बोले इसके जो भी थे 50 डीके हो गए तो बचे कितने, 50। इसका मतलब है कि भाई n नॉट बाय 2 यहां पर कितने आइटम प्रेजेंट है, कौन सा आइटम, अनडिकेड आइटम। तो सर हमने बोले n है मतलब n नॉट बाय 2 है। आधा सब्सटेंस यहां पे क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अच्छा,
अब डिसइंटीग्रेट हो गया, मान लीजिए कि पूरा सब्सटेंस यहाँ पे अगर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरा का पूरा सब्सटेंस यहाँ पे अगर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो यहाँ पे टोटल टाइम जो लगेगा हमको, वो टाइम हमारे पास जो रहेगा, इसको हम अगर टाइम टी बोले, टोटल टाइम को अगर हम टी बोले, तो इसका आधा टाइम जो रहेगा ना, यहां से यहां तक जो रहेगा, कंप्लीट नहीं, आधे सब्सटेंस को जो डिसइंटीग्रेट होने के लिए टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। उसको टी हाफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, टी हाफ से। भाई कंप्लीट सब्सटेंस को जो डिसइंटीग्रेट होने के लिए टाइम लगेगा, उसको टी बोलेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड बोलेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ हाफ सब्सटेंस को हमको डिसइंटीग्रेट होते हुए देखना है। हाफ सब्सटेंस को डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी हाफ से, टी हाफ से रिप्रेजेंट हम करेंगे। ओके, तो अब इसकी एक डेरिवेशन भी है जो कि हमको ड्राइव करनी है, सिंपल सा देखेंगे अभी, है ना। तो आई होप कि ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि भाई हाफ लाइफ पीरियड किसको बोले, जिसमें आधा जो है तो हाफ सब्सटेंस जो है तो डिसइंटीग्रेट हो जाए, अनडिकेड आइटम जो है तो आधे ही बचे, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। वो जो टाइम लगेगा उसके लिए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, अब देखिए सिंपल, वी हैव व्हाट वी हैव, अब भी जो है तो हमने डेरिवेशन ड्राइव करे थे रेडियो एक्टिव डीके के लिए, जो कि था n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, अब यहां पे क्या करना है, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, यहां पे क्या हो जाना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कहे, फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में क्या हो जाएगा, देखिए n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n कितना बचेगा, n नॉट बाय 2 हो जाएगा, है ना। क्यों, तो हाफ लाइफ आधा टाइम गुजरने के बाद जो है तो कितने नंबर ऑफ आइटम्स वहां पे अनडिकेड बचेंगे, बोले तो जितने इनिशियल लेवल पे टोटल आइटम थे उसके आधे बचेंगे, है ना। तो ये लिख सकते हैं, एंड टी की जगह मैं क्या लिख सकता, टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए n की जगह में यहां लिख सकता है नॉट बाय 2, और यहां पर जो है तो टी की जगह में लिख सकता है कैपिटल टी और सफिक्स में हाफ। तो यहां हो जाएगा n नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू दी माइनस लैम्बडा, टी की जगह कैपिटल टी और सफिक्स में हाफ लिखूंगा। और ये घुरे तो हमको मालूम हुआ ये n नॉट और ये n नॉट गेट कैंसल। तो अभी बचा क्या है यहां पर, सिंपली मेरे पास बचा 1/2 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ, है ना, माइनस लैम्बडा टी हाफ। अच्छा भाई, मालूम क्या करना है बोले तो हमको ये टी हाफ मालूम करना है, हाफ लाइफ पीरियड। अब जब ये हाफ लाइफ पीरियड अगर मुझे मालूम करना है तो सिंपली उसको मुझे तनहा रखना पड़ेगा। अच्छा, आप तनहा कैसा रखेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ऊपर की चीज नीचे लेंगे, नीचे की चीज ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में जो भी उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर में जो भी हो न्यूमरेटर में, और लेफ्ट साइड में जो काम करेंगे वो भी हम राइट साइड में भी वही काम करेंगे। तो 2 ऊपर गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया इधर, मतलब नहीं भी लिखे चलता, और 1 ऊपर गया और नीचे क्या आ गया यहाँ पर e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ, माइनस लैम्बडा टी हाफ। ओके, अब देखिए यहां पर e रेज़ टू दी माइनस लैम्बडा टी है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजता हूं तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी क्यों नहीं, भाई अभी हमने रेसिप्रोकल लिए, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर भेज। अच्छा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 2 इज इक्वल्स टू, इसको नीचे से अगर ऊपर ले जाऊं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिख जाऊं, तो इसका पावर जो है चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया लैम्बडा टी हाफ, लैम्बडा टी हाफ। और अभी हमने देखे थे कि देखिए यहां पर अभी फॉर्मूला हमने देखे थे कि यहां पर लॉग को अगर वो साइड भेजता हूं तो मैं क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया था। अब अगर मैं इसका रिवर्स करूं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर पीछे लेकर आऊं तो इन्हें लॉग बन जाएगा फिर से, तो मैं वैसे ही करूंगा यहां पर, है ना, कि देखिए अब अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊं, एक्सपोनेंशियल को अगर इधर लेकर आ जाऊं तो इन्हें क्या बन जाएगा, लॉग वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सिंपल बन जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू, यहां क्या रहेगा, लैम्बडा टी हाफ, है ना, वो नीचे आ जाएगा। तो अब सिंपल मालूम क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड मालूम करना है, तो सिंपली हम उसको तनहा रखेंगे। तो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल्स टू log 2, और ये लैम्बडा इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया लैम्बडा। और log 2 की वैल्यू अगर हमको याद है तो लिख देना, अगर नहीं तो यहां तक भी अगर लिख लेते हैं तो ये तुम्हारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं अगर याद है तो, हाफ इज इक्वल्स टू
0.693 डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू जो होंगी हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। भाई हाफ लाइफ पीरियड में अगर उन्हें बोलता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, तो सिंपल तुमने ऐसी डेरिवेशन को ड्राइव करना है और ये फॉर्मूले को भी तुमको याद रखना पड़ेगा, क्यों तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना जो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर आप इतना भी कर लेते, इस चैप्टर से अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर इसको लिख कर आते तो एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरे फुल जो है तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। अगर आपको न्यूमेरिकल भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर जो है तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल के ऊपर भी इसके ऊपर वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के वन शॉट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।